कल हमने देखा था मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था कि मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है। तो फोर्थ लेटेस्ट हम 5th जनरेशन में अभी मोबाइल टेक्नोलॉजी में चल रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और 5th जनरेशन पे अभी डेवलपिंग चल रहा है। तो करंटली जो हम यूज कर रहे हैं वो 4th जनरेशन की यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 4th जनरेशन में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, वो इस मैसेज प्लस डेटा ट्रांसफर की मैसेज फैसिलिटीज मिल रही है। ठीक है ना। 5th जनरेशन में यही चीजें रहेगी, बट जो स्पीड रहेगी वो किसी क्या डेटा की जो स्पीड रहेगी डेटा ट्रांसफर की वो किस में रहेगी, जीबीपीएस में, मतलब हाई स्पीड रहेगी। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स का मतलब है कि जब डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, डेटा ट्रांसमिट कर रही है, हाँ, तो जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है आपका वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि जो नीड ऑफ प्रोटोकॉल्स, मतलब आप दो डिवाइसेस के आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो, दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो, उनसे कनेक्शन कर रहे हो, तो उस कनेक्शंस के लिए आपको कुछ प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो ही करना होगा। कुछ प्रोटोकॉल्स है उनको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो देखिए क्या है कि वी नीड प्रोटोकॉल्स फॉर डिफरेंट रीजन सच एज फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल एंड एड्रेसिंग। कि आपको प्रोटोकॉल क्यों यूज करना होता है कि जो फ्लो ऑफ कंट्रोल, कि किस तरीके से डेटा का फ्लो होगा। ठीक है ना, क्या स्पीड रहेगी, किस एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक किस तरीके से डेटा जाएगा वो, उसके बाद में फ्लो के बाद में किस तरीके से डेटा को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और किस तरीके से नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में होगा। एक्सेस कंट्रोल रहेगा कि डेटा को किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद में एड्रेसिंग, उसके बाद में क्या रहेगी, एड्रेसिंग, कि जो डेटा जिस एड्रेस पे आप सेंड करना चाह रहे हो एक्चुअल में उसी पे आपने डेटा को क्या किया है, सेंड किया है, नहीं किया है। तो वी नीड प्रोटोकॉल्स फॉर डिफरेंट रीजन सच एज फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल एंड एड्रेसिंग। हमें क्या चाहिए, हमें किस किस के लिए पर्पज से चाहिए, हमें फ्लो कंट्रोल के लिए चाहिए, एक्सेस कंट्रोल के लिए चाहिए और एड्रेसिंग के लिए चाहिए। ठीक है। फ्लो कंट्रोल इज रिक्वायर्ड Flow control is required when the sender and receiver have different speed of sending and receiving the data. अब फ्लो कंट्रोल क्या करता है कि जो रिसीवर है और जो सेंडर है, सेंडर कौन, जो मैसेज को सेंड कर रहा है, डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, रिसीवर कौन, जो डेटा को रिसीव कर रहा है, ठीक है, उन दोनों की स्पीड अलग अलग हो सकती है ना। कि आप 4G टेक्निक यूज कर रहे हो और आप किसी कंपनी का, जैसे रिलायंस जियो का किसी ने नेट यूज कर रखा है और कोई दूसरा वोडाफोन आइडिया है और किसी कंपनी का नेटवर्क यूज कर रहा है, तो उसकी स्पीड हो सकती है कि आपकी स्पीड से स्लो हो। ठीक है। तो जो फ्लो कंट्रोल है वो क्या करता है कि जो सेंडर और रिसीव की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड हैव डिफरेंट स्पीड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा, शो दैट ए कंप्यूटर, उसके अंदर ये क्या करेगा कि डेटा कहीं लॉस्ट नहीं हुए। ठीक है। तो उसको, क्योंकि जो जहां स्पीड तेज है वहां स्पीड क्या हो रही है, स्पीड से पास हो रहा है। मतलब आप ये सपोज करो कि एक पर्सन जो हाई स्पीड से बाइक ड्राइव कर रहा है और एक स्लो स्पीड से बाइक ड्राइव कर रहा है, ठीक है ना, तो जो डेटा ट्रांसमिट करने वाला है उसने तो हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर दिया, उसने 1 मिनट में पूरा डेटा ट्रांसफर कर दिया, पर जो रिसीवर है उसको डेटा रिसीव करने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। जो डेटा उसने सेंडर ने 1 मिनट में ट्रांसमिट किया है वही रिसीवर को उतना ही डेटा को रिसीव करने के लिए उसको टाइम लग रहा है 5 मिनट, मतलब 4 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी डेटा कैप्चरिंग की जो स्पीड है वो क्या है, कम है, मतलब उसकी नेटवर्क की स्पीड क्या है, कम है। तो डेटा फ्लो कंट्रोल क्या करता है, इस चीज को कंट्रोल करके रखता है कि जो कंप्लीट डेटा ट्रांसमिट हुआ है सेंडर से वो रिसीवर तक पहुंचे, चाहे वो उसकी स्पीड कितनी हो। ये नहीं कि जैसे उसने 1 मिनट में किया तो जितना डेटा आप तक 1 मिनट में आना था उतना आ गया, उसके बाद का डेटा आपके पास नहीं आएगा, तो फ्लो कंट्रोल तो उसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल क्या नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। फ्लो कंट्रोल क्या करता है, उसको ब्रेक नहीं होने देता है। फ्लो कंट्रोल इज रिक्वायर्ड व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर हैव डिफरेंट स्पीड्स ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। जब
रिसीवर और सेंडर होते हैं, दोनों ही होते हैं, उनकी जब स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है तभी ही हमें किसकी रिक्वायर होती है, आपको फ्लो कंट्रोल की रहती है। क्यों, मैंने बताया क्योंकि जो रिसीवर की जो कैपेसिटी है, भाई एक पर्सन है जिसकी जो कैपेसिटी है देने की बहुत स्पीड है, वो काम बहुत स्पीड से करता है, कोई भी काम है। एक जो उससे काम ले रहा है, ठीक है, जैसे आप बहुत तेज लिखते हो और आपने लिख के किसी को बोला कि ये पैराग्राफ आपको वापस से लिखना है, तो आप तो हाई स्पीड से लिख के उसको 1 मिनट में दे दिए, पर जो सेंडर था जिसने वो लिया है और वो उससे कोई काम कर रहा है, उसको टाइम लग गया 10 मिनट, तो आप दोनों की स्पीड डिफरेंस हो गई, क्योंकि उसने तो बहुत फास्ट से आपको करके दिया है, आपने उससे भी बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि नहीं तो फ्लो टूट जाएगा आपका। तो फ्लो को तोड़ने से बचाने के लिए क्या करता है फ्लो कंट्रोल, जो स्पीड है सेंडर और रिसीवर की उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो फिगर 1.11.14 शो दैट कंप्यूटर इज सेंडिंग डेटा एट द स्पीड ऑफ 1024 एमबीपीएस की, एक स्पीड 1024 एमबीपीएस की स्पीड से एक सिस्टम डेटा को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। दूसरा सिस्टम बी जो रिसीव कर रहा है डेटा को, वो कर रहा है 512 एमबीपीएस। अब देखिए, एक 1024 एमबीपीएस की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर रहा है और एक 512 एमबीपीएस की स्पीड से डेटा रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो यहां दोनों में डेटा जो रेट है डेटा ट्रांसमिट की वो दोनों में अलग अलग है, एक में है 1024, एक में है 512। इन दिस केस कंप्यूटर बी मस्ट बी एबल टू इन्फॉर्म कंप्यूटर ए अबाउट द स्पीड मिसमैच सो दैट कंप्यूटर ए कैन एडजस्ट इस डेटा ट्रांसमिशन रेट। तो अब यदि इस तरीके से रहता है तो कंप्यूटर बी है, मतलब जो अनदर डिवाइस है वो क्या करेगी, अनदर ए अबाउट द स्पीड मिसमैच सो दैट कंप्यूटर यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, मिसमैच हो रही है, क्योंकि आपको स्पीड चाहिए थी 100 की और यहाँ पे स्पीड आ रही है लेट सपोज 70 की या 60 की, तो स्पीड हो रही है मिसमैच। तो वो क्या करेगा, ए के अगेंस्ट ए अबाउट, ए ने क्या किया अबाउट द स्पीड मिसमैच दैट कंप्यूटर ए कैन एडजस्ट इट्स डेटा ट्रांसमिशन रेट। एक जो है आपकी जो कंप्यूटर बी मस्ट बी इन्फॉर्म द कंप्यूटर ए अबाउट द स्पीड मिसमैच ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर बी को पता रहना चाहिए कि जो डेटा ट्रांसमिट की रेट है वो मिसमैच हो रही है, एंड ए कैन एडजस्ट इट्स डेटा ट्रांसमिशन रेट, और वो उसके अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसमिशन रेट को क्या कर ले, सेट कर ले, ठीक है, एडजस्ट कर ले। अदरवाइज सम डेटा विल लॉस्ट एज सोन इन फिगर 11.14। तो अदरवाइज क्या होता है, जो डेटा का है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो डेटा को लॉस से बचाने के लिए, डेटा को किससे बचाने के लिए, लॉस से बचाने के लिए तो डेटा को आपको क्या करना है, लॉस से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए डेटा फ्लो कंट्रोल यूज करना पड़ेगा। किस तरीके से, यहां 1024 एमबीपीएस की स्पीड से डेटा रिसीव हो रहा है रिसीवर की तरफ बी को 512 एमबीपीएस की स्पीड पे, वहां पे 1024 एमबीपीएस की स्पीड से आ रहा था डेटा और यहाँ पे 1512 एमबीपीएस की स्पीड पे रिसीव हो रहा है। तो जो ट्रांसमिट रेट है जिसने मैसेज सेंड किया है उसकी ट्रांसमिट रेट बहुत हाई है, और आपने जो मैसेज रिसीव किया है जो सेंडर ने किया उसकी तो बहुत हाई है, और आपने जो रिसीव किया है जो रिसीवर बने हो उसकी जो स्पीड है वो 512 एमबीपीएस ही है। तो इसकी 1024 एमबीपीएस स्पीड आपको विजिबल हो रही है। इसकी 1024 एमबीपीएस स्पीड आपको विजिबल हो रही है और इसकी 512 एमबीपीएस स्पीड हो रही है। Access control is required to decide which node in a communication channel will access the link shared among them at a particular instant of time. Otherwise, the transmit data packet will collide if computers are sending data simultaneously through the same link, resulting in the loss or cooperation of data. तो देखिए इसका मतलब क्या है कि access control is required to decide which node is a communication channel। एक्सेस नोड है कि एक्सेस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, एक्सेस कंट्रोल क्या करता है, रिक्वायर है कि विच नोड इन अ कम्युनिकेशन चैनल विल अक्रॉस द लिंक शेयर, कि कौन सी नोड रहेगी सारे कम्युनिकेशन चैनल पे
उससे सभी पे डेटा को एक्सेस हो सके। अदरवाइज द ट्रांसमिटेड डेटा पैकेट विल कोलाइड इफ कंप्यूटर आर सेंडिंग डेटा साइमल्टेनियसली। अदरवाइज क्या होगा कि अदरवाइज द ट्रांसमिटेड डेटा पैकेट, जो ट्रांसमिट के जो डेटा पैकेट है वो कॉन्फिडेंटली कोलाइडी, डेटा पैकेट विल कोलाइड इफ कंप्यूटर आर सेंडिंग डेटा साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली यदि होता है आपका तो डेटा कोलाइड हो जाएगा थ्रू द सेम लिंक रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ कॉपरेशन ऑफ डेटा। इस तरीके से हम क्या परफॉर्म करते हैं, नीड ऑफ प्रोटोकॉल्स की हमें नीड क्यों रही कि एक्सेस कंट्रोल को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए आपके जो एड्रेस है इनको कंट्रोल करने के लिए हमें नीड इसकी रिक्वायर रही। तो एक्सेस कंट्रोल की जो रिक्वायर रहती है वो क्या है, ए कम्युनिकेशन चैनल विल एक्सेस द लिंक स्प्रेड अमंग देम द एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको इस तरीके से डेटा को क्या करना होगा, if computer are sending data simultaneously through the same link resulting loss of cooperation of data। protocols also defined, protocols क्या क्या चीजें डिफाइन करता है, हाउ कंप्यूटर्स आइडेंटिफाई वन अनदर ऑन ए नेटवर्क। प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही डिसाइड होता है कि नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई, कि जो प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड रूल है तभी आप एड्रेस अटैच करके भेजोगे किसी भी मैसेज के साथ तो वो उसी एड्रेस पे जाके ओपन होगा, ठीक है ना। अदरवाइज वो सारे नेटवर्क पे जितने भी डिवाइसेस है उस पर क्या नहीं हो जाएगा, रिसीव नहीं होगा। तो प्रोटोकॉल के थ्रू ही आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि आपका आइडेंटिफाई वन ऑन ए नेटवर्क। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट है द फॉर्म टू विच द डेटा शुड बी कन्वर्टेड फॉर ट्रांसिट, द फॉर्म टू विच द डेटा शुड बी कन्वर्टेड। अब प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। पहले की तरह आप डेटा में कुछ चेंजेस किए हुए उसको कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे कि यदि डेटा में आप चेंज करोगे तो भी उसमें फॉर्म चाहिए और विच द डेटा शुड बी कन्वर्ट फॉर ट्रांसिट, तो ट्रांसिट का को आपको करना होगा। थर्ड, हाउ टू डिसाइड वेदर द डेटा रिसीव्ड इज फॉर दैट नोड और टू बी फॉर्मेट टू अनदर नोड। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो होगा आपका कि हाउ टू डिसाइड वेदर द डेटा रिसीव इज सो फार दैट नोड और टू बी फॉरवर्ड टू अनदर नोड। यदि डेटा जो है वो बहुत ज्यादा फार है तो आप क्या करोगे, दूसरे नोड को डेटा फॉरवर्ड कर दोगे और वो अनदर नोड पे फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है ना। Ensuring that all the data have reached the destination without any loss। yes बोलिए सर, समझ नहीं आया सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड समझ में नहीं आया, ठीक है। यस सर। ठीक है, द फॉर्म टू विच द डेटा शुड बी कन्वर्टेड फॉर ट्रांसमिट। प्रोटोकॉल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल डिफाइंड क्या होता है। सबसे पहला कि एक ही नेटवर्क आइडेंटिफाई नेटवर्क है वन अनदर ऑन ए नेटवर्क। दूसरा, द फॉर्म टू विच द डेटा शुड बी कन्वर्टेड फॉर ट्रांसिट, कि जो डेटा जो है आपका शुड बी कन्वर्टेड फॉर प्रोटोकॉल के ही रूल्स के अकॉर्डिंग ही डेटा को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि हमने देखा था कि जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो पर्टिकुलर जिस फॉर्म में आप सेंड करते हो उसमें नहीं होता है, ठीक है ना। मॉडेम के थ्रू सिग्नल चेंज होते हैं, उसमें होते हैं। आए समझ में? नहीं है? आगे सर। मतलब क्या है कि डेटा को आप जब सेंड कर रहे हो तो डेटा उस फॉर्म में तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। जो सिग्नल्स है वो कन्वर्ट होंगे आपके डिजिटल फॉर्म में, तो वो उन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होता है, वो उसको क्या करना होगा, फॉलो करना ही होगा, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट है हाउ टू डिसाइड वेदर द डेटा रिसीव इज सो फार दैट नोड टू बी
फॉरवर्डेड टू अनदर नोड। कि जो अब है थर्ड कि हाउ टू डिसाइड, कैसे डिसाइड करें कि वेदर द डेटा रिसीव इज सो फार दैट नोड और टू बी फॉरवर्डेड टू अनदर नोड। कि आपको ये भी हाउ टू डिसाइड कि वेदर द डेटा रिसीव, जो डेटा आपको रिसीव किया है, इज सो फार दैट नोड, वो क्या है, जिसने नोड है जिससे डेटा ट्रांसमिट किया है उससे ज्यादा फार नहीं है, और जीरो टू फॉरवर्ड अनदर नोड। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेसिकली इसमें क्या है कि जो लाइका पहले कि आपने देखा होगा कि जो इसका मतलब कि आपका जो हम कन्वर्ट करते हैं, रिसीव करते हैं डेटा को, फॉरवर्ड करते हैं, कि किस तरीके से डेटा को फॉरवर्ड करना है। डिसाइड वेदर द डेटा रिसीव इज सो फार दैट नोड टू बी फॉरवर्ड अनदर नोड। इतना डेटा फार नहीं होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए कि आपको यदि उसको डेटा को भी फॉरवर्ड करना हो तो वो इजी वे में हो जाए। ठीक है ना, कि आपने कोई मेल मेरे को किया, ठीक है ना, कोई मैसेज मेरे को किया, अब उस मैसेज को मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूँ सेम मैसेज से, तो वो मैं इसमें कर सकता हूँ यूजिंग बाई एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को यूज करते हुए। ठीक है, ensuring that all the data have reached the destination without any loss। तो इसके अंदर क्या है, ऑल द डेटा हैव रीच द डेस्टिनेशन विदाउट एनी लॉस। इसमें डेटा का कोई लॉस नहीं होता है, विदाउट लॉस के डेटा क्या हो जाता है, सेंड हो सकता है इजीली। ठीक है, हाउ टू रीअरेंज द पैकेट एंड प्रोसेस देम टू द डेस्टिनेशन। हाउ टू रीअरेंज द पैकेट एंड प्रोसेस देम एट द डेस्टिनेशन। कि आपको सपोज कीजिए कि कई बार क्या होता है कि हाउ टू रीअरेंज मतलब किस तरीके से अरेंज करे द पैकेट्स को, एंड प्रपोज देम एट डेस्टिनेशन, एंड उनकी रिपोर्ट्स किस तरीके से डेस्टिनेशन तक को प्रोवाइड करवाए। तो हाउ टू रीअरेंज द पैकेट्स को रीअरेंज करना, एंड प्रोसेस देम टू द डेस्टिनेशन, और उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। दैट इज प्रोटोकॉल्स के कुछ रूल्स है। ठीक है, इफ ऑल द रूल्स और प्रोटोकॉल ऑफ ए कम्युनिकेशन नेटवर्क आर डिफाइंड एट वन प्लेस, इट बिकम कॉम्प्लेक्स टू ensure that communicating party follow the guideline। तो क्या होगा, इट बिकम कॉम्प्लेक्स, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए। इफ ऑल द रूल्स ऑफ प्रोटोकॉल्स ऑफ ए कम्युनिकेशन नेटवर्क आर डिफाइंड एट वन प्लेस, यदि सारे रूल्स जो है कम्युनिकेशन के यदि वो एक ही प्लेटफॉर्म पे डिफाइंड हुए, एक ही प्लेस पे डिफाइंड हुए, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि आपके पास यदि सपोज करो आपके पास एक किस्म का मोबाइल है, ठीक है, और किसी अदर पर्सन के पास जो मोबाइल थे वो एक बार के लिए डेड हो गए, ठीक है, सिंगल आपका मोबाइल बचा है, तो आपको क्या बचेगा, रीअरेंज कर सकते हो आप किसको, पैकेट्स को, और इसकी एट द डेस्टिनेशन और जो स्पीड है उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की, उसको आप चेंज कर सकते हो। इफ ऑल द रूल्स ऑफ protocols of a communication network are defined at one place, it become complex, ensure that the communication parties follow the guideline। In this section we will briefly talk about some of the protocols required in communication। क्या है कि if all the rules of protocol, जो सभी रूल्स है प्रोटोकॉल के, ऑफ ए कम्युनिकेशन नेटवर्क के, आर डिफाइंड at one place, it become complex to ensure that communicating parties follow the guideline। In this section we will briefly talk about the some protocols required for common communications। तो बेसिकली हम यहाँ पे प्रोटोकॉल्स की जो डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, कम्युनिकेशन पार्टीज है जो कि जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करती है, एंड इट बिकम कॉम्प्लेक्स, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, उसको प्रोटोकॉल क्या करेगा, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके मैसेज को सेंड कर देगा। ठीक है, अब प्रोटोकॉल भी है जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कोई एक प्रोटोकॉल नहीं है, बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, और दूसरा है आपका
टीसीपी आईपी और एफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो पहले देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे क्वेश्चन बनता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल क्या है, तो ये आपको याद करना ही है। देखिए HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP किसके है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, it is the primary protocol used to access the world. It is the primary protocol used to access the World Wide Web. Tim Berners-Lee led the development of HTTP at CERN in 1989 in collaboration with Internet Engineering Task Force IETF and the World Wide Web Communications. तो HTTP जो स्टैंड की है वो स्टैंड की है आपके HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इट इज द प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। ये प्राइमरी प्रोटोकॉल है अभी विच यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पे जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट इज द प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज द एक्सेस वर्ल्ड वाइड वेब। तो आप जो वेबसाइट्स यूज कर रहे हो, कोई सी भी वेबसाइट आप यूज कर रहे हो, वर्ल्ड वाइड वेब यूज कर रहे हो, उस पर जो सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल लगता है वो HTTP लगता है। हर एक वेबसाइट को HTTP जो प्रोटोकॉल्स के रूल्स है वो फॉलो करने होते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वेबसाइट है और फर्स्ट सबसे पहले यही प्रोटोकॉल डेवलप हुआ। टीम बेर्नेसी-ली ने इसको डेवलप किया ऑफ HTTP इन CERN इन 1989 के अंदर इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। जो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स थी IETF से एंड द वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्ट्रीम से W3C से, इन सब ने मिलके HTTP को डेवलप किया। HTTP is a request response protocol that run our TCP, also called client server। देखो क्या होता है HTTP का, समझना। HTTP जो है एक तरीके से क्लाइंट सर्वर, क्या है, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल्स भी बोल सकते हो। क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट वेब ब्राउजर पे जाके सर्च करते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन कहां से आती है, सर्वर से आती है। ठीक है, तो यहां दो चीज होती है जब भी आप कोई भी क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट कौन होता है, जो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, ये क्लाइंट है। मतलब आप यदि कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हो तो आप क्या होगे, क्लाइंट होगे। जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है। और जहां इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो होता है सर्वर। जहां इंफॉर्मेशन स्टोर है वो होता है आपका सर्वर। आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो तो आप जो ब्राउजर का यूज कर रहे हो वो ब्राउजर एक तरीके के क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन आप एक्सेस करना चाहते हो, जिस सर्वर से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, वो हो गया सर्वर। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे बताया था कि हर एक जो इंफॉर्मेशन है वह किसी न किसी सर्वर पे जाके स्टोर होती है। ठीक है, तो HTTP का मतलब क्या होगा कि जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को। आपको कुछ भी जो भी सर्च करना है उसके लिए आप रिक्वेस्ट करोगे सर्वर को, और फिर सर्वर रेस्पॉन्स करेगा उस रिक्वेस्ट का, किसको, क्लाइंट को। तो ये जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का, वह किसके थ्रू होगा, HTTP के थ्रू, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू होगा।
तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर क्या रहा, HTTP क्या है, एक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल है। रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल है कि जो क्लाइंट है जो सर्च कर रहा है वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, और सर्वर को पास जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स वापस से किसको करेगा, क्लाइंट को करेगा। मतलब आप कोई भी चीज सर्च कर रहे हो, आपने वेब ब्राउजर पे जाके टाइप किया, टाइप करते ही वो इंफॉर्मेशन सर्वर पे गई और सर्वर के पास जो भी उस कीवर्ड्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन थे वो आपको रिपीट रेस्पॉन्स कर दिया उसने। द कॉमन यूज ऑफ HTTP बिटवीन अ वेब ब्राउजर क्लाइंट एंड वेब सर्वर। मैंने अभी बताया कि वेब ब्राउजर क्या होता है, आपका क्लाइंट होता है, और वेब सर्वर क्या होता है, सर्वर होता है। तो इन दोनों के बीच में ही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। HTTP facilitates access of hypertext from the World Wide Web by defining how information are formatted and transmitted। अब HTTP क्या है, facilitated to access hypertext form, जो मतलब टेक्स्ट की जो फॉर्म है, वर्ल्ड वाइड वेब जो आपकी वेबसाइट्स है वह किस तरीके से कैसे फॉर्मेट में आपको इंफॉर्मेशन वापस रेस्पॉन्स करेगी, ये डिसाइड करता है HTTP। तो HTTP किसकी फैसिलिटीज करता है आपको, वो फैसिलिटीज करता है कि जो टेक्स्ट है फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब बाय डिफाइनिंग हाउ इंफॉर्मेशन आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड एंड हाउ द वेब सर्वर्स एंड ब्राउजर शुड रेस्पॉन्ड वेरियस कमांड्स। तो सारा कंट्रोल किसके पास होता है, HTTP के पास। वो ही डिसाइड करता है कि किस तरीके से रिक्वेस्ट सर्वर पे आएगी और सर्वर किस तरीके से किस फॉर्मेट से उसको रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो डिफाइन करती है कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसमिट होगी, किस फॉर्मेट में ट्रांसमिट होगी, ठीक है, वो वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के थ्रू और कौन सी कमांड्स के थ्रू वो एक दूसरे को एक्सेस करेंगे, ये किसके थ्रू पॉसिबल है, आपके HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू। A web page is written using a markup language like HTML। आपने पहले भी डिस्कस पढ़ा होगा कि जो वेबसाइट्स है वो HTML के पेजेस से बनी होती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे बोलते हैं वो उससे बनी होती है एंड इज स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर फॉर एक्सेस वाया इट्स URL। जो HTML है वो वेब सर्वर पे आपकी जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर होती है, सर्वर पे। कहाँ स्टोर होती है, सर्वर पे स्टोर होती है। तो यहाँ पे वेब सर्वर पे सारी इंफॉर्मेशन उस पेज की वेब सर्वर पे इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। वंस अ यूजर ओपन अ वेब ब्राउजर एंड टाइप्स URL of instead a web page, a logical communication link between the machine client and the web server is created using HTTP। जो मैंने अभी डायग्राम बताया था आपको सेम वैसे ही कि जब कोई भी वेब ब्राउजर को ओपन करता है, आप जब कोई भी वेबसाइट या किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गूगल पे जाके सर्च करते हो तो आप वेब ब्राउजर ओपन करते हो, चाहे क्रोम ओपन करो, चाहे आप मोजिला फायरफॉक्स ओपन करो, सफारी करो, ठीक है ना, ओपेरा करो, कोई सा भी आप वेब ब्राउजर जैसे ही ओपन करते हो, वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद में आप कुछ इंफॉर्मेशन उसमें टाइप करोगे तो वो कहां रिक्वेस्ट जाएगी, वेब सर्वर पे। कहां पे जाएगी, वेब सर्वर पे। एंड टाइप्स इन द URL ऑफ इंस्टेड वेब पेज। आप वेब पेज टाइप नहीं करते हो, आप क्या करते हो, URL टाइप करते हो, ठीक है ना। हम गूगल पे जाके हम हमेशा क्या टाइप करते हैं, URL ही टाइप करते हैं। हमें नहीं पता वेब पेज उससे कौन सा वेब पेज लिंक है, क्या नहीं है, ठीक है। तो हम URL टाइप करते हैं और URL के थ्रू ही हम उस वेब पेज पे पहुंचते हैं। तो ए लॉजिकल कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द यूजर क्लाइंट एंड द वेब सर्वर इज क्रिएटिंग यूजिंग HTTP। तो आपने जो URL के थ्रू सर्वर पे रेस्पॉन्स किया, सर्वर को रिक्वेस्ट करी और सर्वर ने वापस आपको उससे रेस्पॉन्स किया, किसके थ्रू किया, वो HTTP के थ्रू। किसके थ्रू किया, HTTP के थ्रू किया। So for examples, whenever we enter URL ncrt.nic.in in a browser, it sends HTTP request to the web server where ncrt.nic is hosted। तो जैसे आप यदि NCRT की वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो इस URL पे जैसे ही टाइप करते ही एक ncrt.nic.in पे होस्टेड हो जाओगे आप, और होस्टेड होते ही जो वेब ब्राउजर है, जो क्लाइंट है, वो रिक्वेस्ट देगा किसको, वेब सर्वर को, और वेब सर्वर उससे रेस्पॉन्स करेगा वापस से। आपने टाइप किया तो आपने रिक्वेस्ट भेजी किसको, वेब सर्वर को, और वेब सर्वर के पास जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो फेच करेगा
और वापस से आपको रेस्पॉन्स करेगा और आपके ब्राउजर पे वो डिस्प्ले कर देगा। तो मेन जो काम होता है वो HTTP का क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर सेंड करना और रिसीव करना। ठीक है, तो क्लाइंट और सर्वर दोनों के बीच का कम्युनिकेशन बनाता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे TCP/IP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और TCP/IP, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, Yes, ओके sir. सर। ओके भाई।